नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और यह जो लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स है। माइंड मैप पर आधारित उस पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है, और यह पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपी-12SC पेट 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं, और यह जो लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें देखें इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो प्राचीन भारत है यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर जो प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को देखें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत को हम देख रहे हैं वर्तमान में यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके अंतर्गत देखें तो ये जो टॉपिक है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है। आप सर्च करके इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन जो यह वर्तमान टॉपिक, रिसेंट टॉपिक, इस पर हम लेक्चर बनाकर जो अपलोड किए हैं प्रीवियस लेक्चर, उसको आप सर्च करके इस चैनल पर देख सकते हैं। आज इसके बारे में जो पूर्वावलोकन है उसकी जानकारी को जो है स्वतंत्रता आंदोलन के तीनों चरण यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण जो था उसके पूर्वावलोकन को देख लेते हैं। साथ ही इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन इसमें शामिल करते हैं तो देखें यह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का हमने जो महत्वपूर्ण रूप से इस पर चर्चा कर लिया है, इसके मुख्य बातों को शामिल कर लेते हैं। तो इसमें जो इसका नोट था यहाँ से इसको शुरू करते हैं तो देखें 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तक यानी भारत की आज़ादी तक 136 देशी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। वहीं कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को, हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें राज्यों के एकीकरण को थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा शार्ट में दिया गया है तो देखें वर्ष 1946-47 के दौरान राज्यों के विभिन्न जन आंदोलन यानी राज्यों में विभिन्न जन आंदोलन उठ खड़े हुए, जिसमें लोगों ने अधिक राजनीतिक अधिकार तथा संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की। 1945 में उदयपुर यानी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि 1945 में उदयपुर था। 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उन्होंने घोषणा की कि जो राज्य संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार करेंगे उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया। यानी जुलाई 1947 में, अब भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 मिलती है, यानी उस एक महीने पूर्व ही, क्योंकि देखें जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें देखें वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। तो इनको जो जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल जी को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया था। श्री पटेल के नेतृत्व में 2 चरणों में विभिन्न राज्यों को भारत में सम्मिलित करने के कार्य किया गया। इसके लिए पटेल ने दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य, जनता के दबाव एवं धमकी तीनों युक्तियों का सहारा लिया। यानी ध्यान देना है कि पटेल जी ने क्या किया था, इसमें दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य को अपनाया, जनता के दबाव को अपनाया एवं धमकी तीनों युक्तियों का सहारा लिया था। तो इसमें प्रथम चरण को बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण को इसमें देखें। प्रथम चरण के अंतर्गत जो शामिल था उसको इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम चरण देखें तो 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद था जूनागढ़ को छोड़कर, यानी यहाँ देखें कश्मीर है, हैदराबाद है और जूनागढ़ है, इन तीनों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने का विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये सभी राज्य अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ मानकर सम्मिलित हो गए थे। देशी रियासतों के शासक विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आसानी से तैयार हो गए, क्योंकि उनके सम्मुख इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। इन 3 प्रमुख मामलों का दायित्व भारत सरकार यानी भारत की सरकार द्वारा ले लेने से वे लगभग निश्चिंत हो गए। 3 मामले का मतलब कौन से 3 मामले जो भारत सरकार ली थी, उसमें आपका रक्षा था, विदेशी मामले और संचार को भारत सरकार ले लिया था, इससे निश्चिंत हो गए थे। आंतरिक राजनीतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। 15 अगस्त 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक 136 देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थीं। यानी यहाँ पर दिया गया है कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को तथा हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए।
इसके बाद इसका द्वितीय चरण देखें तो द्वितीय चरण बहुत सी छोटी रियासतें जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग नहीं रह सकती संलग्न प्रांतों से विलय कर दी गई। जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतें या तो मध्य प्रांत या उड़ीसा में मिला दी गई, या फिर गुजरात की रियासतों को बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया है। इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप उन्हें ऐसी इकाई के रूप में गठित करना था जिसका प्रशासन केंद्र द्वारा चलाया जाए। इस श्रेणी में विंध्य हैं, यानी इस श्रेणी में जो विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल और कच्छ की रियासतें थी। एक अन्य प्रकार का विलय राज्य संघों का गठन करना था। इस प्रकार काठियावाद की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रांत की रियासतें, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश के संघ, पूर्वी पंजाब रियासती संघ और पटियाला, राजस्थान, कोचीन और ट्रावनकोर की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आई थीं। इस चरण को पूरा करने यानी इस चरण या द्वितीय चरण को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। देशी रियासतों को विलय के लिए राजी करने हेतु राजाओं को अनेक रियासतें दी गई। रजवाड़ों को विशेषाधिकार यानी प्रिवेंस प्रदान किए गए तथा अनेक राजाओं को राज्यपाल एवं राज प्रमुख के पद दिए गए। कम समय में देश का इस तीव्र गति से एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान उपलब्धि थी। इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं तो देखें हैदराबाद रियासत में, जो हैदराबाद रियासत है जो 1948 में विलय पत्र, थोड़ा इसको और विस्तार करने का प्रयास करते हैं तो देखें हैदराबाद रियासत ने स्वाधीनता की लड़ाई में ब्रिज रानी और यशोदा बेन ने सक्रिय भागीदारी की थी। रियासतें जो भारतीय संघ का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी नहीं थी वे 3 रियासतें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और साथ में त्रावणकोर व जोधपुर रियासतें भी थीं। तो विभाजन के बाद भारत एवं देशी रजवाड़ों को एक शासन के अंतर्गत लाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो हमने देखा इसमें तो औपनिवेशिक भारत में इसका लगभग 40%, यानी औपनिवेशिक भारत में इसका लगभग 40% भूभाग छोटी और बड़ी यानी जो औपनिवेशिक भारत था जो कि ब्रिटेन की औपनिवेशिक रूप में भारत का था, इसका लगभग 40% भाग देखें तो 40% भूभाग छोटी और बड़ी ऐसी 56 रियासतें द्वारा घिरा था जिस पर शासन करने वाले राजाओं को ब्रिटिश सरोजता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त थी। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरोजता समाप्त हो जाएगी और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान अथवा भारत किसी से में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी हमने देखा इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, यानी इसमें शामिल किया गया था माउंटबेटन योजना जो 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बातें थी कि जो रियासतें हैं, यानी देखें तो बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना, हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया और यहाँ पर यह था कि भारतीय रजवाड़ों को भारत या पाक में शामिल होने की इजाज़त होगी, उन्हें स्वतंत्र रहने का भी विकल्प था। ये जो है देखें तो इसमें यह जो आपका है योजना माउंटबेटन योजना फरवरी 1947 में ये शामिल किया गया। इसके बाद इसमें देखें तो राष्ट्रीय अस्थायी सरकार यानी जो अंतरिम सरकार थे, राष्ट्रीय अस्थायी सरकार ने 27 जून 1947 ईस्वी को सरदार पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। उनके मुख्य सलाहकार यानी जो पटेल जी जो विभाग संभाल रहे थे, देशी रियासतों के अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, उनके सहायक सचिव जो बीपी मेनन यानी वीपी मेनन जो है इनके मुख्य सहायक सचिव थे। सरदार पटेल ने भारतीय रजवाड़ों के देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक केवल जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। अब इन्हीं 3 रजवाड़ों के लिए विलय की मुख्य समस्या थी। तो इसको विस्तार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जूनागढ़ को समझ लेते हैं कि जूनागढ़ की रियासत किस प्रकार से विलय पत्रों पर हस्ताक्षर की थी। तो जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी, यानी जूनागढ़ जो है सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी थी, इसलिए पाकिस्तान के साथ उसका कोई भौगोलिक समीप नहीं था, यानी पाकिस्तान के समीप नहीं थी। फिर भी इसके नवाब ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित किया। हालांकि राज्य की जनता जो अधिकांश हिंदू थी भारत में शामिल होने की इच्छुक थी, अतः उसने जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नवाब भागने को मजबूर हुआ। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, यानी जो पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो था उसके पिता शाहनवाज भुट्टो थे, जूनागढ़ का दीवान था, ने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई। फरवरी 1948 ईस्वी में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत देखें, जम्मू कश्मीर रियासत जिसमें अभी देखें 2019 में जो है इसको 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और वहाँ से जो उसको विशेष राज्य का दर्जा 370 अनुच्छेद के अनुसार था उसको समाप्त कर दिया गया।
तो इसमें कश्मीर को हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर रियासत को देखें तो कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यानी ये कश्मीर की देखें तो ये भारत पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। आज भी इसके विवाद का कारण है। अभी देखें जो पहलगाम में जो है पाकिस्तान ने हमला किया था 22 अप्रैल 2025 को, उसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 7 मई 2025 को जो है उसका करारा जवाब दिया था। तो हालांकि ये लेटेस्ट प्रासंगिक जो मुद्दा है कश्मीर से ही संबंधित थी। ये कश्मीर में जो पर्यटन है उसके अंतर्गत जो सैलानी गए थे या टूरिस्ट गए थे उनको निशाना धर्म पूछकर उसने जो है आतंकवादियों ने बनाया था और ये एक जघन्य कार्य था। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया था पाकिस्तान को। इसमें देखें तो जो समस्या अंग्रेजों ने छोड़कर गई थी, यानी जो डिवाइड एंड रूल्स और विभाजन का जो दंश देकर अंग्रेज गए थे 15 अगस्त 1947 को, आज भी भारत के लिए नासूर बनी हुई पाकिस्तान के रूप में वह देखें तो भारत की जो पड़ोसी फर्स्ट की नीति है उसके आधार पर वह इस पर खरा नहीं उतरता है। जिसके अंतर्गत देखें तो जो अखंड भारत था, यानी भारतीय जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, समृद्ध थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया। जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, यहाँ पर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता और भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है। और यह दोनों में जो संविधान है वह शुरुआती से ही असफल दोनों देशों में होता रहा है। और यहाँ देखें तो अभी 2024 में जो है यहाँ पर क्रांति बांग्लादेश में हो गई थी। रोजगार को लेकर छात्रों ने आंदोलन करके वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंका था। और वर्तमान में देखें पाकिस्तान भी जो है वह भूखमरी, गरीबी से एकदम पूरी तरह त्रस्त है। वहाँ के जो नेता हैं उनका इन बातों पर ध्यान नहीं है, बल्कि वह देखें तो आतंकवाद, चरमपंथ या उग्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, न कि अपनी समस्याएं, जो निजी समस्याएं, उस पर ध्यान देते हैं। और यदि ये सभी भारत के अखंड हिस्से जो है यदि मिलजुल कर रहते तो विश्व में इनकी अलग ख्याति या पहचान होती, लेकिन ये जो है अपना ही नुकसान करते हैं। भारत का तो उतना नुकसान नहीं होता है, हालांकि ये विलंब जरूर करते हैं भारत के रास्ते में रुकावट डाल करके, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि भारत देखें तो सशक्त यहाँ पर जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा है जो हजारों वर्षों से यहाँ विद्यमान है। और ये जो है देखें वर्तमान में जो भारत फोर्स सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड में हो चुकी है। हालांकि भारत में भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इत्यादि मौजूद है, लेकिन भारत जो है उसको सॉल्व करने की दिशा में प्रयासरत है। और भारत का एक टारगेट है कि 2047 तक भारत की आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ तक भारत विकसित राष्ट्र में शामिल हो जाए। और ऐसा भारत के प्रत्येक नागरिक मिलकर करेंगे। यानी यहाँ के नागरिक जो है अपने हर एक यानी जो यहाँ पर मानव संसाधन है वो देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा युवा अपने देश भारत में ही है। तो इसलिए संभव है युवाओं के दम पर किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार को युवाओं के जो आर्थिक उनका मानव संसाधन उसका सही से उपयोग करने के लिए प्लान, खाका और उनको रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह विकसित भारत में अपना योगदान दे सकें, महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकें। चलिए सामयिक मुद्दों को न शामिल करके अन्यथा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, तो इसमें हम कश्मीर पर चर्चा कर लें। देखें इसमें तो यह है कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। इसका शासक हरि सिंह, यानी इसका शासक उस दौरान जो था वो हरि सिंह एक हिंदू था, जबकि राज्य की 75% जनता मुसलमान थे। यानी 75% जनता क्या थे? मुसलमान थे। और जो हरि सिंह शासन था वहाँ का या थे वो हिंदू थे और 75% जनता मुसलमान थे। हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों विलय से बचना चाहता था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला इसका भारत में विलय चाहते थे। भारतीय राजनीतिक नेता चाहते थे कश्मीर की जनता निर्णय ले कि वो भारत के साथ मिलना चाहती है अथवा पाकिस्तान के। 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलियाओं ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। घबराकर 24 अक्टूबर को महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हो गई और उसने धीरे धीरे आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि राज्य के कई हिस्सों पर उसका नियंत्रण बना रहा है। तो हमने देखा कि 26 अक्टूबर को जो है 27 अक्टूबर को भारतीय सेना जो है कश्मीर में दाखिल हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 ईस्वी को माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को भेजने को तैयार हो गई। यानी उस दौरान जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था यही था, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी सलाह पर यूएनओ में भेजा था भारत, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों खाली करवाने का आग्रह किया गया था। यानी पीओके आज भी उसके पास है। पीओके भारत इससे प्रयासरत है कि पीओके जो है भारत का जो हिस्सा है यानी पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है यह भारत में पुनः शामिल हो जाए, भारत को मिल जाए। ऐसा भारत की जो है राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास है। तो इसमें देखिए सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के अतिक्रमण पर ध्यान देने की बजाय ब्रिटेन और अमेरिका के निर्देशों का पाकिस्तान की तरफदारी की। भारत की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए इसने अपने समक्ष कश्मीर प्रश्न को बदलकर भारत पाकिस्तान विवाद बना दिया है। इसने कई प्रस्ताव पारित किए। अंतर एक प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान दोनों 31 दिसंबर 1948 ईस्वी को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, जो अब तक लागू है। राज्य का विभाजन युद्ध विराम रेखा के साथ साथ हो गया। 1951 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें
पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में एक जनरल संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। तब से आज तक कश्मीर और यानी जो कश्मीर है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। भारत कश्मीर के विलय को अंतिम और अपरिवर्तनीय मानता है तथा कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, परंतु पाकिस्तान इस दावे को मानने से इनकार करता है। इसके बाद हैदराबाद रियासत को देख लेते हैं, यानी तीसरी रियासत जो हैदराबाद है इसके बारे में देखें तो यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। यानी हैदराबाद जो रियासत है भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 ईस्वी में भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार को उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधि मूलक सरकार प्रस्तुत करेगा जिसका विलय बाद में आसान हो जाएगा। इस बीच वहां की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। निजाम ने एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन यानी इत्तेहाद उल मुसलमीन को बढ़ावा दिया। इस संगठन ने जनता को भयभीत कर उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप इन रियासत में लूटपाट का अनुपात बढ़ता गया। अंततः 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। यानी कब जो है भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश की 13 सितंबर 1948 को। हालांकि ये 48 की घटना है जो साइन दोनों है। यानी 27 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर में, 27 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर में, और इसके बाद देखें तो 47 में प्रवेश किया था और इसके एक साल बाद देखें तो 13 सितंबर 1948 को जो है भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश करती है। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने उदारता दिखाते हुए निजाम को कोई सजा नहीं दी। उसे राज्य के औपचारिक शासक के रूप में बहाल रखा गया तो उसे अपनी विशाल संपत्ति का ज्यादातर भाग अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार हैदराबाद के विलय के साथ भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय का कार्य संपन्न हो गया। देशी रियासतों के भारतीय राष्ट्र में पूर्ण विलय का दूसरा अधिक कठिन चरण दिसंबर 1947 ईस्वी में शुरू हुआ। सरदार पटेल ने एक बार फिर काफी सक्रिय होकर 1 वर्ष के भीतर ही इस कार्य को पूरा कर लिया था। यानी दूसरे चरण को हमने देखा था, इसमें 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की रियासतें बंबई प्रांत में मिला दी गई थी। यानी 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यानी 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। बहुत बड़ी संख्या में रियासतों को 5 नए समूह मिलाया गया था। ये समूह थे मध्य भारत, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, यानी इनको पेप्सू कहा गया, यानी PEPSU। सौराष्ट्र एवं ट्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर अपने मूल रूप में इस संघ से के अलग राज्य बने रहे। भारत का एकीकरण उस समय तक अपूर्ण था जब तक कि फ्रांस था पुर्तगाली द्वारा भारत के अधिकृत प्रदेश भारत का भाग न बने। यानी उस दौरान जो रियासतें थी साथ साथ वहाँ पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली देखें तो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली ही व्यापार के रूप में भारत में आए थे और फ्रांसीसी जो है ये देखें सबसे आखिरी में आए थे। फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही भारत छोड़ कर जाते हैं। तो फ्रांसीसियों को देख लें यहाँ पर, तो फ्रांसीसी क्षेत्र जो था यानी आज़ादी मिलने के बाद, भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी जो फ्रांसीसी जिन क्षेत्रों पर कब्जा था उनको भारत में कैसे मिला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भी 3 भारतीय क्षेत्र, यानी स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, यानी यहाँ तक देखें तो इसके बाद भी 3 जो क्षेत्र थे वह 3 भारतीय क्षेत्र, जिसमें कौन से, पौंडीचेरी चेन्नई के पास वाला, चंद्रनगर कलकत्ता के पास था, माही कालीकट के पास पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों के दिन थे। एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954, याद रखना है कि नवंबर 1954 में 47 में आज़ादी मिलती है। 7 साल बाद जो है फ्रांसीसी भारत को छोड़कर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? एक लंबी संधि वार्ता के बाद। इसके बाद पुर्तगालियों को देखें तो पुर्तगाल के पास भारत के 3 क्षेत्र, यानी जिस तरह फ्रांसीसियों के पास 3 क्षेत्र थे वैसे ही पुर्तगालियों के पास भी 3 क्षेत्र थे। यानी इसमें गोवा था, इसके बाद दमन और दीव था, दमन और दीव। देखें दमन और दीव को और जो है दादरा और नगर हवेली को संयुक्त कर एक यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह दमन दीव जो उस दौरान देखें तो उनको लेकर यानी पुर्तगालियों से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो वर्तमान में इसमें जो है वह दादरा नगर हवेली भी शामिल है। तो इसमें गोवा हो गया, दूसरा दमन और दीव थे, यानी दमन भी था और दीव भी थे। पहले भारत सरकार ने शांतिपूर्ण उपायों से सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की, परंतु पुर्तगाली सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर वहां की जनता की आंदोलन को कठोरता से कुचलने के कारण सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप करने का मन बना लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 17 दिसंबर 1961, याद रखना है कि ये 1947 में भारत की आज़ादी मिलती है और 61 तक, 61 का मतलब देखें तो 14 वर्ष तक, 7 साल जो है ये रहते हैं फ्रांसीसी रहते हैं, यानी 54 तक, और उससे भी 7 साल बाद जो है पुर्तगाली जाते हैं। जबकि
17 दिसंबर 1961 को, यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू कुछ ले जाने के कारण सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप का मन बना लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने 17 दिसंबर 1961 ईस्वी की रात गोवा में भारतीय सेना को प्रवेश करने का आदेश दिया। गोवा के गवर्नर जनरल ने बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में इन तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया। इस तरह भारत का क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। हालांकि इस कार्य को पूरा करने में 14 वर्ष से अधिक का समय लगा। इसमें थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड करें तो कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कांग्रेस देखें तो विभाजन को स्वीकार क्यों करती है, इसमें देखें गांधी जी भी शुरू में जो है इसके विभाजन के विरुद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि विभाजन मेरी लाश पर हो किया जाएगा। और अबुल कलाम आज़ाद जी भी देखें तो विभाजन के विरुद्ध होते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों लोग भी विभाजन के पक्ष में हो जाते हैं। विभाजन के कारणों की शुरुआत इसमें देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो क्रमबद्ध रूप से देखें तो क्रिप्स मिशन 1942 से इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी क्रिप्स मिशन को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ये सारी जानकारी दी गई। एक तरह से पूर्वालोकन को भी आप देखते चलें, यहाँ पूर्वालोकन है और विभाजन की प्रक्रिया को हम जो है चरणबद्ध रूप से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्रिप्स मिशन है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये, यानी क्रिप्स मिशन 1942 यहाँ से शुरुआत होता है। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। ये पहला चरण था विभाजन का। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को स्वीकार कर लिया था ये, और उसको बढ़ावा मिला उस दौरान। इसके बाद देखें तो कैबिनेट मिशन योजना, यानी यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो कैबिनेट मिशन आती है, यहाँ कैबिनेट मिशन देखें, यह भी इसमें विभाजन की प्रक्रिया को जारी रखती है या बढ़ावा देती है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रस्ताव यानी पश्चात, यानी कैबिनेट मिशन यहाँ पर हमने चर्चा कर लिया है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य समूहीकरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया दिसंबर 1946 में। इसके बाद देखिए पाकिस्तान के संबंध में आधिकारिक तौर पर घोषणा मार्च 1947 में की गई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में यह जोर देकर कहा गया कि यदि देश का विभाजन किया गया तो पंजाब एवं बंगाल का विभाजन होना चाहिए। 3 जून को योजना के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया था। यानी यहाँ देख सकते हैं जो यह है योजना अंतरिम सरकार के बाद लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है, 3 जून की योजना, इसमें विभाजन को स्वीकार किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि को एक बार पुनः देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो 1920 से 1930 के मध्य सांप्रदायिकता का जो स्वरूप था वो 1940 के दशक से भिन्न था। इस दशक में यह पूर्ण रूप से एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए सिमट कर रह गया था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप एवं उसकी शक्ति का आकलन करने में विफल रहा। इसमें गांधी जी की असमर्थता को भी देखें तो इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से विभाजन स्वीकार किया था, क्योंकि लोग यही चाहते थे। अतः उनके सम्मुख कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भला सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता था। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन स्वीकार न करें। इसमें ये बातें देखें तो यह बात समय समय पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों से स्पष्ट होती है। जैसे नेहरू जी ने विभाजन से पूर्व कहा था कि एक बार अंग्रेजों के भारत चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी, तब संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। यानी उनकी ये सोच थी। विभाजन अस्थायी है, विभाजन शांतिपूर्ण होगा। एक बार पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा तो लीग के पास लड़ने के लिए क्या बचेगा, यानी पुनः भारत का जो है वह आपस में विलय कर लिया जाएगा, यानी अखंड भारत हो जाएगा। ऐसे कांग्रेस नेताओं की सोच थी अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के बाद। इसके बाद देखें तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियाँ क्या थी, यानी क्यों भारत छोड़कर गए। यानी हमने पृष्ठभूमि तो ये देख लिया कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, एक चीज प्रक्रिया क्या रही। वैसे तो जो लॉर्ड देखें जो कर्जन है 1905 में, जिसको घृणित वायसराय के रूप में जाना था, 1905 में से इसने जो है जब बंगाल का विभाजन कर दिया था तो यहीं से सांप्रदायिकता के बीज बोई जाती है। और इसके बाद देखें यानी राजनीतिक एकता को तोड़ने का प्रयास किया था। इसके बाद 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन होता है, यहीं जो है एक दिन इस जो ये बीज बोया जाता है, यहीं एक वृक्ष बनता है और यहीं पाकिस्तान के को अंततः एक फल के रूप में प्राप्त करता है या भारत का विभाजन करवा देता है। इसके बाद देखें तो वहीं मांटे मार्लो सुधार जो आता है वह विभाजनकारी रणनीति के अंतर्गत निर्वाचन जो विभाजनकारी रणनीतियों के अंतर्गत उसको लाया जाता है। यानी ये जब बीज बोया जाता है वो 1919 का भारत परिषद अधिनियम होता है। इस अधिनियम को मांटे मार्लो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव था, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय था। इसी में सर्वप्रथम बीज बोया गया था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने वाली कौन शक्तियां थी। तो इसमें पहला साम्राज्यवाद का पतन हो रहा था विश्व में,
यानी देखें इसमें 1917 में रूस की क्रांति ने साम्राज्यवाद पर करारा प्रहार किया था। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आग सुलगने लगी थी तथा वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। साम्राज्यवाद दो महान शक्तियों का उदय हो गया था। यानी इसमें देखें जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 तक चलता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। यानी 15 अगस्त 1945 को जो है जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो विश्व में दो महान शक्तियाँ उभरती हैं, एक यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और एक यूएसआर यानी यूएसआर जो होता है संयुक्त यानी सोवियत संघ जो है। दो शक्तियों का जन्म होता है, दो महान शक्तियों का उदय होता है। ये भी एक कारण बनता है इसके कारणों में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फांसीवाद तथा नाजीवाद का पतन हो गया तथा विश्व की दो शक्तियां अमेरिका तथा रूस का उदय होता है। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का उदय होना भी इसके प्रमुख कारणों में है कि मई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव में लेबर पार्टी यानी श्रमिक पार्टी विजयी रही तथा इटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इटली ने सत्ता ग्रहण करते यह घोषणा की कि इंग्लैंड से यथाशीघ्र भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देगा। इस पर चर्चा कर लिया है। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता रहती है। विस्फोटक परिस्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनती है। भारतीय नौसेना का विद्रोह भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से होता है। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेज यहाँ देख सकते हैं कि फरवरी 1946 में मुंबई में HMIS तलवार के रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों द्वारा जिन्ना एवं पटेल के आग्रह के बाद नाविकों ने समर्पण किया था। तो यह जो विद्रोह था यानी शासकों की निधराम कर दी थी। यद्यपि इसका मूल कारण भी अंग्रेजों की दमपूर्ण श्रेष्ठता की नीति एवं प्रजाति भेदभाव था। तब अंग्रेजों ने इन कारकों को उपेक्षित कर दमन का सहारा लिया था। नौसेना विद्रोह से थल सेना तथा वायु सेना भी अछूती नहीं रही थी। उसने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया था। इसके बाद वामपंथ का उभरना भी था इसमें था। यानी कांग्रेस एवं अंग्रेज दोनों 1947 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया यथाशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु सहमत हो गए। द्विविकल्प सिद्धांत, राष्ट्रमंडल का विकल्प इत्यादि इसके महत्वपूर्ण कारणों में रहा जो शक्तियां थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कारणों में प्रमुख बनी। इसमें देखें सांप्रदायिक दंगा जो होते हैं यानी आज़ादी मिलने के बाद एक जो बात महत्वपूर्ण रूप से होती है या कह लीजिए कि बहुत दयनीय बात होती है या भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होती है कि विभाजन, एक तो भारत को विभाजन हो जाता है, इसके बाद जो है उस पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। सांप्रदायिक दंगा देखें तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी के उपरांत सीमा के दोनों तरफ हिंसा बढ़ उठी। यह कहना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। संभवतः इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई जो अगस्त 1946 की सीधी कार्रवाई का परिणाम थे। दंगा होने का कारण यहाँ देख सकते हैं। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसके प्रभावित क्षेत्र कलकत्ता, सिलहट यानी शुरुआत कलकत्ता से होती है। इसके बाद सिलहट, नोआखली, बिहार, त्रिपुरा तथा गढ़मुक्तेश्वर जो है संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ दौरान देखें तो 4.5 करोड़ मुसलमान जो भारत में ही रहना पसंद किया। धीरे धीरे भारतीय जनता सांप्रदायिकता से दूर हटने लगी और 1950 ईस्वी में काफ़ी कठिन परिस्थितियों में एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण हुआ और एक धर्मनिरपेक्ष राजता समाज का आधारशिला रखी गई भारत में। इसके अलावा पाकिस्तान से आए 60 लाख शरणार्थियों को पुनर्वास दिया गया था। इसकी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग मनाता है तो इसमें देखें दंगों का आरंभ जो होता है 16-17 अगस्त से कलकत्ता से शुरू हो जाता है जो 1 सितंबर को बम्बई को प्रभावित करते पूर्वी बंगाल के नोआखली, पूर्वी बंगाल में नोआखली तक यह फैल जाता है। यानी नोआखली में 10 अक्टूबर को और बिहार में 25 अक्टूबर को संयुक्त प्रांत के गढ़मुक्तेश्वर यानी नवंबर तक फैल गया था ये दंगे जो थे। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट को जोड़ लेते हैं। तो पेंडेरल मून की एक पुस्तक है डिवाइड एंड विवर्ट में अनुमान लगाया कि इन दंगों में करीब देखें तो 1,80,000 लोग मारे गए जिसमें से 60,000 पश्चिमी भाग के और 1,20,000 पूर्वी भाग से थे। मार्च 1948 तक लगभग 60 लाख मुसलमान और 45 लाख हिंदू सिख शरणार्थी बन चुके थे। इस पागलपन और मूर्खता के बीच, इस पागलपन यानी जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया जाता है ये पागलपन मूर्खता ही था। इसके बीच विवेक, साहस और गरिमा की एकमात्र प्रतिमूर्ति 70 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी की पुनर्स्थापना के लिए नोआखली गए थे। नोआखली हमने देखा ये कहाँ पर है, पूर्वी बंगाल में है। एक पुनर्स्थापना के लिए वो गए थे। माउंटबेटन ने गांधी जी को यहीं पर जो है माउंटबेटन जो है यानी उस दौरान भारत का जो वायसराय था यानी गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, और वहीं देखें तो ये योजना भी शामिल करता है। इन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद जो है 3 जून को इसकी योजना आती है। तो उसने जो है माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया था। तो यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के उपलक्ष्य में उसने महात्मा गांधी जी को ऐसा कहा था 1 मैन बाउंड्री फोर्स का करके संबोधित किया था या उनको उपाधि दिया था। यानी इसमें कुछ ऐतिहासिक तारकों को देखें तो 3 जून को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की घोषणा की। यानी कब घोषणा करता है 3 जून की, यहीं जो है 3 जून योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह भारत के बंटवारे की घोषणा करता है। मुस्लिम लीग ने 3 जून को इसको स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने भी 3 जून को इसको स्वीकार कर लिया।
यानी इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे की घोषणा करता है। 3 जून योजना है। इस 3 जून योजना को जो है 10 जून यानी इसके 7 दिन बाद जो मुस्लिम लीग स्वीकार करता है 3 जून की योजना को, और 14 जून को जो है कांग्रेस भी इस 3 जून योजना को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद 4 जुलाई को देखें तो अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिलती है। यानी 18 जुलाई को देख सकते हैं, 18 जुलाई को जो ये है शाही स्वीकृति मिलती है। 4 जुलाई को जो है ब्रिटिश संसद की यह पेश होता है। इसके बाद 14 अगस्त को जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। भारत तो जो 15 अगस्त 1947 को भारत जो बना हुआ तो अब देश न होकर राष्ट्र है। हालांकि ये शुरू से ही राष्ट्र है। राष्ट्र का मतलब देश के निवासियों को समान जाति, भाषा, धर्म इत्यादि से बांधने वाला जो सूत्र होता है राष्ट्र होता है। यानी राष्ट्र में देखें तो देश के निवासियों को राष्ट्रीय भावना, भाईचारा जो बांधता है वो राष्ट्र है। राष्ट्र जो होता है वो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म से ऊपर होता है। जबकि पाकिस्तान आज एक देश से ये राष्ट्र कभी बन ही नहीं पाया। यानी देश का मतलब होता है प्राकृतिक भूभाग का वह खंड जिसके अपने नियमों कानून होते हैं, देश कहलाता है। एक देश के निवासी विभिन्न जाति, भाषा यानी में विभक्त हो सकते हैं। तो पाकिस्तान कभी राष्ट्र बन ही नहीं पाया। वह विभाजन के समय से ही वह एक देश के रूप में है, जबकि भारत जो है एक राष्ट्र है।